हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन इंडिया वे पर। तो आज का हमारा ये टैली प्राइम का क्लास 2 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द टैली प्राइम। टैली क्या होती है और अकाउंट्स क्या होते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टैली के फुल फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, और साथ में हमने जाना था कि नोट्स किस तरीके से आपको अवेलेबल कराए जाएंगे और कोर्स पूरा होने के बाद आपको डिप्लोमा किस तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं इंट्रोडक्शन टू द टैली प्राइम और व्हाट इज अकाउंट क्या होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं टैली प्राइम है क्या चीज़, यानी टैली क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू द टैली प्राइम। तो देखिए, टैली इज एन अकाउंटिंग पैकेज इन विच वी सॉल्व ऑल द अकाउंटिंग प्रॉब्लम एंड चेंज इट इजी मूड। यानी टैली एक ऐसा अकाउंटिंग पैकेज है जिसमें हम आने वाली अपनी सभी प्रकार की जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं उसे एक सरल रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी कॉपी पेन डायरी पर कुछ भी लिखते हैं, उसके अगर किसी तरीके से गुणा भाग जोड़ घटाने में हमें किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सही करने के लिए हमें पूरा कैलकुलेशंस फिर से करना होता है। लेकिन यही काम अगर हम टैली के पैकेज यानी टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं तो ये काम काफ़ी इजी हो जाता है। वी क्रिएट ट्रायल बैलेंस। इसमें हम ट्रायल बैलेंस यानी कि आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, जिसमें हमारे पास हमारे लायबिलिटीज शामिल होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, हमारी इनकम शामिल होती है, हमने कौन कौन से फिक्स असेट खरीदे हैं, वो सारी चीज़ें हमें ट्रायल बैलेंस में दिखानी होती हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी बिजनेस में हम अपनी बैलेंस शीट को तैयार करते हैं, साथ ही हमें लाभ हुआ या हानि उसको भी यहाँ पर जानते हैं। ऑल टाइप ऑफ जीएसटी, सभी प्रकार की जीएसटी जो भी हमारे इस अकाउंट यानी टैली पैकेज में आती हैं उसको भी हम इसके अंतर्गत सीखने वाले हैं। सेल्स यानी कि बेचना, परचेज यानी कि खरीदना, डिप्रिसिएशंस यानी कि मूल्यह्रास, और साथ में ही प्रोविजन यानी कि प्रावधान। इन सभी चीज़ों के बारे में हम टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से सीखने वाले हैं, और टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में विधिवत जान लेते हैं। देखिए, टैली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्मॉल व मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी कि हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, अकाउंटिंग का मतलब ही होता है हिसाब और किताब। अकाउंटों का अकाउंटिंग यानी खातों का हिसाब और किताब, ये हम टैली प्राइम यानी टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से रखते हैं। इसे आप यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। टैली इज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड बाय स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस टू मेंटेन देयर अकाउंटिंग। आगे जान लेते हैं, जब हम अकाउंट को एक सही रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे जर्नल एंट्री, परचेज, सेल्स, इनकम, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, डेबिटर, लायबिलिटीज, एसेट्स, ईटीसी। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम किसी रजिस्टर पर कोई लेन देन करते हैं तो वहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमें फॉलो नहीं करना होता है। हम किसी भी तरीके से अपने रजिस्टर पर कोई भी एंट्री आराम से ऐसे अपने पेन द्वारा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर के माध्यम यानी कि टैली के माध्यम से आते हैं और अपने सभी अकाउंटिंग यानी अकाउंट्स को मैनेज करते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें उन रूल्स को फॉलो करके अपने टैली में काम करना होता है। जैसे कि जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, परचेज वाली परचेज यानी खरीदारी को खरीदारी में रखना होता है, जो हमने बेचा हो उसे बेचने में रखना होता है, इनकम जो भी इनकम हुए होती है उसे इनकम में दर्शाना होता है, जो भी खर्चे होते हैं उसे एक्सपेंसेस में दिखाना होता है, जो भी हमने उधार पर कहीं से ख़रीदा हो उसे क्रेडिटर की लिस्ट में रखना होता है, जो भी हमने उधार बेचा हो उसे डेबिटर की लिस्ट में रखना होता है, जहाँ जहाँ पर हमने एडवांस में पैसा कहीं से ले रखा है या कोई भी हमने उधार माल खरीद रखा है उसकी भी लायबिलिटीज यानी हमारा जो दायित्व है उसे दर्शाना होता है, और जो भी असेट्स हमारी पूंजी संपत्ति होती है उसे भी हमें अकाउंट्स के माध्यम से देखना रहता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे इंग्लिश में सीखें तो व्हेन वी राइट द अकाउंट्स इन टैली यूज ए करेक्ट रूल्स देन इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, लाइक जर्नल एंट्री, परचेज, सेल्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर एंड डेब्टर, लायबिलिटीज एंड एसेट, ईटीसी। आगे जान लेते हैं, यह एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है, जिसके लिए हमें इसके अंदर कई सारे फीचर्स मिलते हैं। टैली में हम बहुत ही तेज़ी के साथ अकाउंटिंग का कार्य करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि अकाउंटिंग में इन्वेंट्री स्टॉक को मेंटेन करना, जहां पर बहुत सारे स्टॉक आइटम्स होते हैं, उनके ऊपर जीएसटी होती है,
उस तरीके के बिजनेस को हम बड़ी ही आसानी के साथ अपने टैली सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिनसे हम उनकी एंट्री, ट्रांजैक्शंस और बहुत कुछ जैसे कि ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, इन सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। यानी कि टैली एक ऐसा माध्यम है अकाउंटिंग करने का जिसमें हम तेज़ी से अपने सारे कार्यों को कर सकते हैं और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक रजिस्टर पर सभी एंट्रियों को नोट करते हैं कि हमने पूरे दिन में कितना स्टॉक खरीदा, कितना बेचा, और उसके बाद उसे हिसाब में लेना हो, यानी उसका एक आर्थिक चिट्ठा, ट्रायल बैलेंस तैयार करना हो, बैलेंस शीट तैयार करनी हो और प्रॉफिट लॉस निकालना हो, तो हमें काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन यही काम अगर हम टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं तो उसमें सिर्फ हमें एंट्रीज देनी होती हैं कि हमने क्या सेल्स किया, क्या परचेज़ किया, क्या नगद कैश लेकर दिया, क्या चेक लेकर दिया, कितना हमने उधार लिया, कितना उधार दिया। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर हम फीड करते हैं, यानी उसके अंदर हम अकाउंट्स बना के चढ़ाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक ही वहाँ पर रिपोर्ट जनरेट होती है और उस रिपोर्ट में जाकर हम बड़ी आसानी के साथ ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं और उस दिन की सारी जो एंट्रीज यानी कि जो लेन देन हुआ होता है उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसे बड़ी ही आसानी के साथ पढ़ के इसे समझ सकते हैं। तो टैली का इस्तेमाल जो है लगभग 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है। टैली का नया वर्जन टैली प्राइम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पिछली क्लास में कि टैली ईआरपी जो कि ओल्ड वर्जन है, उसी का टैली प्राइम एक लेटेस्ट वर्जन है जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। तो ये टैली प्राइम का कुछ इस तरीके से आप इंटरफेस देख रहे हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे क्योंकि हम बहुत कुछ इसमें प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर एंट्रीज होंगी उन्हें हम प्रैक्टिकली इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोगों को कंपनी को बनाकर और उन एंट्रीज को इसके अंदर एंटर करके उनके बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी वगैरह सभी कुछ चेक करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद है व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट यानी खाते क्या होते हैं। तो एक बिजनेस के दायरे में जो भी हम लेन देन करते हैं उन्हें ही अकाउंट्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि परचेज यानी खरीदारी, सेल्स जैसे कि जो भी हम बेच रहे हैं, राम का खाता, मोहन का खाता, बैंक का खाता, कैश का खाता, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट्स, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट या वेजेस। इस तरीके से ये सभी जो भी नाम्स यहाँ पर लिखे गए हैं ये सभी प्रकार से अपने आप में एक खाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब पहली बार खरीदारी करता है तो उसका लेजर यानी अकाउंट्स बनाया जाता है। उसकी कैटेगरीज क्या होती है ये उस क्वेश्चंस पर डिफाइन करता है, उस क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि हमें इसका लेज़र और अंडर बनाना है या नहीं बनाना है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे कि प्रिंस परचेज ए कंप्यूटर ऑन क्रेडिट ऑफ RS 12,000 फ्रॉम दयाल इन्फोटेक, यानी कि प्रिंस ने 12,000 रुपये का एक कंप्यूटर दयाल इन्फोटेक से उधार पर खरीदा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है कि प्रिंस ने क्या खरीदा है, एक कंप्यूटर। कितने का खरीदा है, 12,000 रुपये का। किससे खरीदा है, दयाल इन्फोटेक से, और कैसे खरीदा है, उधार पर। ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में देख लेनी होती हैं। इसके बारे में हम विधिवत तरीके से आगे सीखेंगे भी। फिलहाल यहाँ पर एक नॉर्मली तरीके से हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर अकाउंट कौन कौन से हैं। जैसे कि प्रिंसेस इस कंपनी का ऑनर है, तो जो ऑनर का अकाउंट्स होता है वो अंडर कैपिटल अकाउंट होता है और जैसे ही कंपनी स्टार्ट होती है उसी समय उसका अकाउंट्स बन चुका होता है। तो यहाँ पर खरीदारी भी शुरू हो चुकी है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, पूंजी निवेश हो चुकी है, उसके आगे खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि हमने जो खरीदा वो क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इस क्वेश्चन का एक लेजर यानी एक अकाउंट है, तो कंप्यूटर एक अकाउंट हुआ। अब कंप्यूटर की कैटेगरी कैसी है वो उसके अंडर पर डिपेंड करती है, यानी कंप्यूटर कैसी संपत्ति है, फिक्स असेस्ट। तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे विधिवत तरीके से समझने वाले हैं। आगे हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चंस का कंडीशन क्या है, ऑन क्रेडिट, उधार की कंडीशंस है। तो उधार की कंडीशंस में ये होता है कि हमें सामने वाली पार्टी जिससे हमने उधार पर खरीदा होता है उसे भी यहाँ पर लिखना होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब भी आप खरीदारी करते हैं, अगर आप सामने वाले से उधार कुछ भी खरीद कर लाते हैं तो आपको वहाँ पर डायरी में तुरंत ही आपके नाम सहित नोट कर लिया जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ कितने रुपए की किस डेट पर खरीदी। ऐसे ही अगर आप अपने पास इसकी एंट्री करने वाले हैं तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि मैंने एक कंप्यूटर किस से कितने रुपए का और कैसे खरीदा। तो जैसे कि यहाँ पर उधार है तो सिंपल सी बात है, हमने जो खरीदा वो एक कंप्यूटर है, यानी कि जो मैंने पाया खरीद कर मैं जो लाया हूँ वो एक कंप्यूटर है, और जिससे मैं खरीद कर लाया हूँ उस कंपनी का नाम दयाल इन्फोटेक है, क्योंकि उस कंप्यूटर को खरीदने के एवज में मैंने उसे कुछ नहीं दिया है, इसलिए मुझे उस
कंपनी का नाम जरूर लिखना होगा जिसे मुझे पैसे इन फ्यूचर देने होंगे। तो दयाल इन्फोटेक जिसे मुझे 12,000 रुपये आगे चलकर देने हैं, इसलिए वो हमारे सन्डे क्रेडिटर हैं, यानी कि मैं उनका कर्जदार हूँ, मुझे उन्हें पैसे देने हैं और वो मेरा लेनदार है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसे आगे और भी विधिवत तरीके से समझेंगे। आगे थोड़ा और समझ लेते हैं। प्रिंस ने 4,000 रुपये का एक फ़ोन मोहन से नगद खरीदा। यहाँ पर सिचुएशंस क्या है कि हमने यहाँ पर बिल्कुल नगद मोहन से एक फ़ोन खरीद लिया है। तो यहाँ पर हमें नगद में क्या होता है, सामने वाले का कोई भी लेज़र अकाउंट्स नहीं बनाना होता है। इसका भी कारण होता है, जैसे आप कहीं पर किसी भी शॉप पे जाएं, नगद पैसे पकड़ाएं और वहाँ से सामान ले आएं, तो वो कोई भी पेन कॉपी डायरी में आपका नाम नहीं लिखने वाला है, क्योंकि आपने उसे कैश दे दिया है, उसने आपको सामान दे दिया है। समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ पर आपने जो खरीदा वो क्या है, फ़ोन। तो फ़ोन कैसी संपत्ति है, फिक्स असेट। आपने उसे क्या दिया, कैश। यहाँ मोहन के अकाउंट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने फ़ोन ले लिया, आपने उसे कैश दे दिया, उसने कैश ले लिया और आपको फ़ोन दे दिया। सिंपल, बात खत्म हो गई। उसके आगे है, प्रिंस ने 24,000 की एक एसी सुमन को बेची और 15,000 कैश में ले लिए और बाकी उधार कर दिए। यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, यानी जो प्रिंस हैं उन्होंने 24,000 का एक एसी सुमन को बेच भी दिया और पैसा भी पूरा नहीं मिला, क्योंकि उन्हें 15,000 रुपये मिला है कैश और बाकी उसने उधार भी कर लिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशंस होने की वजह से यहाँ पर तीनों अकाउंट्स मेंशन करने होंगे, यानी कि जो हमने वहाँ पर बेचा है वो क्या है, एसी, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। किसे बेचा है, सुमन को, ये भी ध्यान रखना होगा। कुछ हमें कैश मिला है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो हमने एक अकाउंट बनाना है, एसी जो हमने बेचा है वो हमारी फिक्स एसेट है। कुछ हमें मिला भी है नगद, कैश, वो भी ध्यान रखना होगा। और हमने जिसको बेचा है और अभी उससे पैसे लेने हैं, इसलिए उसका नाम भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें उससे और पैसे लेने हैं और अंडर उसका सन्डे डेब्टर्स होगा, क्योंकि अभी मुझे इन फ्यूचर उससे पैसे लेने होंगे, तो डायरी में उसका नाम अभी लिखना जरूरी है। तो इस तरीके से ये सवाल की कंडीशन पर निर्भर करता है कि हमें कैसे अकाउंट्स बनाने होंगे। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो जान लेते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। तो वे खाते जो किसी व्यक्ति व संस्था के नाम से बनाए जाते हैं वे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, जैसे मोहित, राहुल, बैंक, एबीसी कंपनी, कैपिटल या ड्राइविंग ईटीसी। यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट में दो तरीके के खाते आते हैं, जैसे कि व्यक्ति के नाम का कोई खाता या संस्थागत किसी संस्था के नाम से खाता। कैटेगरी कोई भी हो सकती है, जैसे व्यक्ति का खाता हम बैंक में खोलते हैं तो वहाँ कैटेगरीज हो सकती है। वो हमारा सेविंग अकाउंट हो सकता है, वो हमारा करंट अकाउंट हो सकता है, वो हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है। वो अंदर मेन कैटेगरीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का खाता जो होगा वो पर्सनल अकाउंट की मेन कैटेगरी में यहाँ पर आएगा। संस्था का खाता भी किसी भी संस्था के नाम से हो सकता है, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट के खाते में ही आएगा। यानी व्यक्तियों के और संस्थाओं के सभी प्रकार के जो खाते होंगे वो अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में रखे जाएंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आगे हमारे पास है रियल अकाउंट। वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं उन्हें रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते कहलाते हैं, जैसे कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, असेट्स, ईटीसी। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा तरीका आजमा लेते हैं। रियल अकाउंट वास्तविक, जिस पर एक आदमी का एकल अधिकार होता है, वो उसकी वास्तविक संपत्ति होती है, उसी को ही हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कैश जिसके पास है उसी की वो संपत्ति है, इसलिए कैश भी हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरीज में आता है। जिसने कंप्यूटर खरीदा वो उसके खुद का है तो वो उसकी रियल अकाउंट की कैटेगरीज में आता है। मशीनरी, फर्नीचर ने जो भी एसेट्स हम पैसा लगाकर नगद खरीद कर अपने यहाँ ला रहे हैं, वो सारी संपत्तियाँ अगर मेरी खुद की निजी हैं जिसे मैंने खरीदा है, तो वो सारी मेरी संपत्तियाँ रियल अकाउंट की कैटेगरीज में आने वाली हैं। उसके आगे है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। वह खाते जो लाभ हानि, आय व्यय और क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते कहे जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस। इसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा जमा कर देते हैं और उसे अगर हम 1 साल बाद निकालने जाते हैं तो इंटरेस्ट जो रेट होगा, अगर हमें बैंक देता है 1 लाख के ऊपर, तो मान लीजिए अगर 4% दे रहा है सालाना, तो
तो हमें 1,04,000 के समथिंग मिल जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी रकम 4,000 हमारे लिए नहीं होगी, तो इंटरेस्ट एक नाम मात्र का खाता माना जाएगा। डिस्काउंट को कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास टी शर्ट है या शर्ट है, उसका रेट पहले से ही इतना रख दिया जाए, मान लीजिए 2,000, उसके ऊपर फिर ऑफ कर दिया जाए 10%, फिर वो हमें 200 रुपये छोड़ दे, फिर कहे आपको कि 1,800 रुपये की ये पड़ने वाली है। तो भाई जब वो 2,000 की वस्तु हमें 1,800 की पड़ रही है, तो अब 200 रुपये छूट रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्काउंट भी एक बहुत बड़ा रकम नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास कमीशन भी होता है, कमीशन भी बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। जब दो लोग आपस में किसी वस्तु की खरीदारी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक किसान किसी दुकानदार को माल सीधे नहीं बेच पा रहा है, तो वो बीच में एक आड़तिया को रखता है और वो कमीशन पर ही काम करता है। वो क्या करता है कि किसान की उस चीज़ को उस दुकानदार तक परचेज सेल करने की मदद करता है और उसके बीच में थोड़ा सा परसेंटेज लेता है, उसको कमीशन बोलते हैं। तो वो भी एक नॉमिनल यानी कि नाम मात्र होता है, इसलिए वो भी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरीज में आता है। तो आई थिंक आप ये सभी चीज़ें समझ में आपके आ गई होंगी। इसके आगे कल की वीडियोज में हम समझेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि गोल्डन रूल्स यानी कि अकाउंट्स को सॉल्व करने के लिए जो हमें गोल्डन रूल्स मिले हैं, उन नियमों का पालन किस तरीके से हमें करना है जिससे कि हम अपने अकाउंटिंग को यहाँ पर सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।